दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं कथक आर्टिस्ट सुरभि सिंह जी, जिनका एक लंबा कैरियर कथक के क्षेत्र में है। उन्होंने बहुत सारे बच्चियों को सिखाया है। इसके बाद वो कथक को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्था भी चला रही हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं उनके लिए जो कथक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन सारे सुरभि जी के सफ़र पे आज हम बात करते हैं। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपने किस उम्र से और कब कथक शुरू किया था सीखना? एक्चुअली अगर सीखने की बात करें तो मैंने सीखना तो थोड़ा सा लेट एज में शुरू किया था। लेकिन क्योंकि बचपन से मुझे नृत्य में बहुत ज़्यादा रुझान था और जब भी कोई संगीत बजता था तो मेरे पैर खुद ब खुद थिरकते थे। कुछ ऐसी मेरी स्थिति थी, कोई भी कंपटीशन हो रहा हो, कहीं पे भी बस नाचने को मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति थी। तो मेरी जो माता जी थी उनको भी बड़ा शौक था, तो कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो तो मुझे तुरंत गुड़िया की तरह सजा के और तुरंत वहाँ ले जाके ज़रूर उस परफॉर्मेंस को करवाती थी। जबकि उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरी दिशा क्या होगी या मैं इसमें कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बस मुझे ये पता था कि नाच जो है वो धीरे धीरे मेरा जीवन बनता जा रहा था। जब नाचती थी तो दुनिया की सारी खुशी मिल जाती थी, कुछ ऐसी स्थिति थी। फिर समझ में आया कि शास्त्रीय संगीत जो होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, क्योंकि शुरू से हम लोगों के घरों में, हम लोग उत्तर प्रदेश में पले बड़े हैं, ठाकुर फैमिली से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ तो माँ का सपोर्ट था इसलिए मैं जितना कर पा रही थी। अदरवाइज ठाकुरों में तो कहा जाता है लड़कियां नाचेंगी तो थोड़ा वो तो बंदूक लेके खड़े होने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे घरों में उस तरह से पता नहीं रहता। और उस टाइम पे जब हम लोग सीखते थे, हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मुझे ये समझ में आया कि शास्त्रीय संगीत में ही हम कुछ सीख सकते हैं। कुछ सीखने को है। मैं जो नाचती हूँ वो तो मेरा स्वतः आने वाली एक मेरी अंदर की प्रक्रिया है, लेकिन जो सीखना है, अगर मुझे इसमें बढ़ना है तो मुझे उसके लिए शास्त्रीय में ही जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले वैसे भातखंडे ज्वाइन किया था, भातखंडे संगीत संस्थान ज्वाइन किया था। 1 आध साल मैंने वहाँ भी सीखा था। अच्छा। लेकिन कहा जाए कि जो मेरी प्यास थी वो नहीं बुझ रही थी, क्योंकि मुझे एक गुरु की आवश्यकता थी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ गुरुओं का समायोजन नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे लोग हुए हैं, अच्छे लोगों ने सिखाया। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, उस परंपरा में जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप उस तरह से जो एक होता है ना कि तराश के हीरा बनाने वाली बात, वो आपके अंदर बिना गुरु, ऐसा गुरु जो आपको 24 घंटे ये ध्यान रखे कि ये सचमुच में ये मूर्ति कैसी तैयार हो रही है, तो उस तरह की तालीम मुझे पंडित अर्जुन मिश्रा, जो कि मेरे गुरुजी हैं, मतलब थे मेरे दिल में तो अभी भी हैं, तो उनसे वहाँ पे जब मैं गई और उनकी कक्षाएं मैंने देखी, उनकी क्लास में तो मैं पहली बार ही इतना ज़्यादा उत्सुक हो गई थी, भाव विभोर हो गई थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वहाँ के लिए रेफरेंस दिया था। और एक लड़की थी उस वक्त, बहुत अच्छा नृत्य करती थी, हमारे साथ की थी, गुंजन करे। तो मैं कभी भी किसी भी कंपटीशन में जाती थी तो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, मुझे सेकंड मिलता था। तो मुझे हमेशा से एक वो रहता था, ललक रहती थी, यार इसको क्यों मिल जाता है और मुझे क्यों नहीं मिलता है। तो पता चला था कि वो सीखती है। तो वो जो एक पीछे जो एक रुझान बनता गया, सीखने की ललक की, मुझे भी शास्त्रीय सीखना है। तो फिर धीरे धीरे हम उस लड़ी से जुड़ते हुए और वहाँ तक पहुँचे, उस गुरु के द्वार पे पहुँचे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया। उस वक्त जो उनकी फ़ीस हुआ करती थी वो भी शायद मैं उतना मैनेज नहीं कर सकती थी। और मेरे पिताजी को भी, क्योंकि जब पसंद ही नहीं है तो वो उसके लिए मुझे क्या सपोर्ट करेंगे। तो वो कहते थे कि अरे मैं पढ़ाई पे खर्चा करूँगा, ये सब तुम्हारे। तो मैं भी थोड़ी ज़िद्दी टाइप की ठाकुराइन मैं भी थी, तो मैं कहती थी ठीक है तुम मत दो, मैं अपना कर लूँगी, लेकिन मैं सीखूँगी। तो उस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने सीखना शुरू किया। गुरु के नतमस्तक हुई, वहाँ सीखा। उन्होंने बहुत समय तक, जब तक मैं उनको पैसा नहीं भी दे पाई, उन्होंने मुझे उसी प्यार से सिखाया और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं 2, 4, 5 वर्षों में ही, क्योंकि थोड़ी सी मेरी जर्नी ऐसी रही थी कि मदर की डेथ तो मेरी 12 साल में हो गई थी, फादर की डेथ 17 साल में लगभग उनकी भी डेथ हो गई। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे नृत्य ही मेरा एक जीवन बन गया, आसरा बन गया, सहारा बन गया। और हमने जब घर को भी अपने, क्योंकि दोनों भाई हमारे छोटे छोटे थे और उन दोनों छोटे भाइयों को देख के ये लगता था कि अब तो माँ बाप नहीं है, घर कैसे चलेगा। तो इसी नृत्य की वजह से, जैसे आज लगता है ना हम लोगों को कि कैसे संगीत में क्या प्रोफेशन है, मैंने तो उस वक्त 17 साल की उम्र से जब से सीखना शुरू किया था, उसी के 1-2 साल बाद मेरे सामने मौका आ गया कि मुझे सिखाना भी है, क्योंकि मुझे घर चलाना है। तो लेकिन वो नृत्य ही था जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया,
ऐसा गुरु था जिसने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं जो भी कर पाई या जहाँ पे भी। तो कहा जाए कि जो आपको शौक हो आप उसको कभी ना मारें संगीत का हो, गायन का हो, और नहीं तो आपको उसमें कुछ ना भी बनना हो तब भी आप उस समुंदर में आइए ज़रूर। अच्छा, फिर आपने जब सीखना शुरू किया और आज कितने साल का करियर हो गया? अब तो लगभग मैं कह सकती हूँ 23 वर्ष हो गए हैं। 22 से 23 वर्ष मुझे इस क्षेत्र में हो गए हैं। और जिसमें मेरी सीखने की जर्नी के साथ, क्योंकि सिखाने की जर्नी भी शुरू हो गई थी, मेरा जो मंच पे आना था वो मुझे बहुत जल्दी मुझे आना पड़ा, या बहुत जल्दी ही मुझे उस समंदर में गोते खाने पड़े। लेकिन मैंने अपनी सीखने की जो प्रक्रिया थी उसको कभी कम नहीं होने दिया। मैं जब तक हमारे गुरुजी रहे, गुरुदेव रहे, तब तक भी सीखती रही और आज भी मुझे लगता है मैं सीख ही रही हूँ। आपने देश विदेश सभी जगह स्टेज परफॉर्मेंस दी, कुछ जो सबसे आपको यादगार हों, जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही हों, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि हम लोग जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के जो ऑडियंस है, वहाँ के जो लोग हैं, वो आपके संगीत को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि हमको कुछ एक ऐसा सोना मिल गया है, या लाइक माइकल जैक्सन यहाँ आ जाए और हम लोग पागल होते हैं। तो उसी तरह से जैसे हम पाश्चात्य की तरफ भागते हैं, वो संस्कृत अपनी संगीत की तरफ भागते हैं। और इसीलिए विदेशों से कितनी छात्र छात्राएं यहाँ भी आते हैं। उसी तरह से मेरे कई सारे ऐसे परफॉर्मेंस है, जैसे मैं कोरिया गई थी, वो मेरा मतलब ज़िंदगी का पहला टूर था। पहली बार मैं विदेश जा रही थी, यादगार था। तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट था उसमें जाना, और वहाँ पे पहली बार फ़्लाइट में उड़ के जाना है, वहाँ पे काम करना है। तो उस टूर में मैंने देखा, जब मैंने वहाँ जहाँ जहाँ भी परफॉर्म किया तो उनको हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, क्योंकि यहाँ तो हम लोग बोल के बता देते हैं, अब हम ये तिहाई, ये टुकड़ा, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। भाई हम भाषा तो बता तो पा रहे हैं ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक तो गूढ़ चीज़, ऊपर से हम किसी को समझा भी ना पाए। तो मुझे बड़ा ये अंदर से यही टेंशन रहता था कि इतनी ऑडियंस आ जाती है, 2000 4000, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पे अच्छी खासी ऑडियंस। तो मुझे यही लगता था कि अब हम इनको अपनी बात समझाएंगे कैसे, पता नहीं इनको हमारे संगीत। लेकिन ये बहुत एक बड़ी बात है कि हमारे संगीत की इतनी ताकत है कि जब भी मंच पे मैं परफॉर्म करती थी तो जहाँ मुझे वाह मिलनी चाहिए, कोई टुकड़ा ख़त्म हुआ, तिहाई ख़त्म हुई, या कोई परन ख़त्म हुई, उस जगह पे हम लोगों को जो एक होता है कि हमें वहाँ उस वाह की ज़रूरत होती है, उस जगह पे वो लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते थे। तो ये एक यादगार पल थे इन ऐसी जगहों पे जहाँ पे मेरी कोई भाषा नहीं थी, जहाँ मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ अपने नृत्य से, अपने भाव भंगिमाओं से अपनी प्रस्तुति दे रही थी। इसी तरीके से कई जगह हम लोग, क्योंकि मैं अभी तक 30-32 कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ, तो जहाँ भी गई हूँ वहाँ पर बहुत मान सम्मान प्यार मिला है। और हमारे इस संस्कृति को सीखने के लिए लोग लालायित हैं, वो चाहते हैं, वो यहाँ आके बस जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर कुछ हम लोग को लगता है कि हमें भी अपने घरों में इस तरह से बढ़ाना चाहिए, तो उसकी जागरूकता और फैलानी चाहिए। जी, आपने सीखना भी जल्दी शुरू किया और सिखाना भी। तो सिखाने का जो सफ़र रहा, अब तक कितने बच्चों को कैसे अभी तक सिखा रही हैं आप? देखिए, सिखा तो अगर कहा जाए तो सिखा तो हम लोग हज़ारों को चुके हैं। इसलिए क्योंकि मेरी जर्नी स्कूल से स्टार्ट हुई थी, तो स्कूल में हज़ारों बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा मुझसे प्राइवेटली ट्यूशन लेते थे। मुझे एकेडमी भी बहुत जल्दी ओपन करनी पड़ गई थी। गोमती नगर में सबसे पहली एकेडमी हमने खोली थी उस वक्त। अच्छा। तो वहाँ पे लगभग 200-250 बच्चे जो कि स्कूल से ही रिलेटेड थे, वो सब हमसे पर्सनली सीखते थे। तो एक अच्छा रहा कि मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि बच्चों में इतना रुझान है और कथक को मैं उनके अंदर इतना डाल पा रही हूँ। इस तरीके से फिर गोमती नगर में काफ़ी टाइम मेरी वो एकेडमी चली थी। उसके बाद मुझे बॉम्बे थोड़ा मूव करना पड़ गया था, तो मैं वहाँ रही। उसके बाद यहाँ भी आई। यहाँ आने के बाद से भी लगभग 11 साल हो रहा है जब मैंने अपनी एक NGO का निर्माण किया था। तो उस NGO के तहत फिर मैंने थोड़ा सा इसका वृहद स्वरूप और फैलाया कि जिसमें कलाकारों के रोज़गार से जुड़ी और क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या हमको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, या कलाकार के पथ पे जो बाधाएं आती हैं उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेरी संस्था उसके ऊपर थोड़ा क्या नाम है संस्था का, उसके काम? कल्चरल क्वेस्ट। अच्छा, तो उसी के अंदर में अब आप बच्चों को सिखा रही हैं? हाँ, एक गुरुकुल। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, कभी भी मैंने उसको एक अपना प्रोफेशन नहीं समझा। मैंने ये नहीं समझा कि वो मेरी रोजी रोटी का माध्यम है। तो एक समय था जब 200-400 बच्चों को भी साथ में सिखाते थे, लेकिन
अब एक बार जब आप सिखाने लगते हैं, आप उस क्षेत्र में काम करने लगते हो, तो धीरे धीरे समझ में आता है 200, 400, 500, 1000 नहीं चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 अच्छे चाहिए जो सचमुच में आर्टिस्ट बन सके। तो इसीलिए मैंने फिर धीरे धीरे उधर से अपनी बहुत ज़्यादा इनकम, बट ऑब्वियसली अगर आप इनकम के पीछे भागेंगे तो आप उसको उस लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। देखिए एकेडमीज़ या इंस्टीट्यूशंस अलग चीज़ हो जाते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा तो ऐसी होती है जहाँ पे हमको अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसको भी वैसे ही सिखाना है, और अगर किसी के पास थोड़ा बहुत धन है तो उसको भी वैसे, मतलब हमें सबको एक सेम लेवल पे लाके तोड़ना होता है। तो उसी तरह से मेरी कोशिश रही कि पिछले जो भी 11-15 वर्षों से मैं सिखा रही हूँ, तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सिखा रही हूँ, और उसमें अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो भी जा रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसकी जो खुशी होती है, क्योंकि लगता है कि एक स्तंभ बना, तैयार हुआ, अब वो जहाँ रहेगा, चंडीगढ़ रहेगा, दिल्ली रहेगा, मुंबई रहेगा, वो अपना काम करेगा और कम से कम कथक को बढ़ाएगा। मेरा नाम ना भी करे, लेकिन कथक को तो कम से कम बढ़ाएगा। अच्छा, तो आपकी संस्था और क्या क्या कर रही है? इसके अलावा मेरी संस्था एक्चुअली मेन तो हमारा फोर्टे जो है वो कल्चर के ऊपर ही है, लेकिन इसके अलावा भी हम और अलग अलग जगहों पे प्रयासरत हैं। जैसे अभी कुछ अभी हमारी संस्था के अंतर्गत प्रोडक्शन हाउस भी खुल गया है, तो प्रोडक्शन हाउस के तहत हम फिल्में भी बनाने के लिए हमें एक तरीके से लीगली वो मिल गया है, कहा जाता है अधिकार दिया जाता है संस्थाओं को, तो वो मिल गया है। इसके अलावा 1280G मतलब जो हमारी संस्था है वो इनकम टैक्स भी लोगों का माफ़ कर सकती है, उस पर भी काम करती है। तो उसमें कुछ योजनाएं हैं हमारी। एक गुरुकुल बनाने की योजना है जो भावी योजना है, जिसमें हम सोचते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे कुछ 500-700 बच्चों को, अनाथ बच्चों को अडॉप्ट कर सकें, और अडॉप्ट करके उनको उसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकें। तो उसमें क्या होगा कि एक तो अनाथ बच्चा है तो उसकी तालीम बीच में नहीं रुकेगी, क्योंकि वो खुद ही, उसको दुनिया में कोई आसरा नहीं है। और अगर वैसा बच्चा एक मेन स्ट्रीम में आता है और एक अच्छा कलाकार बनता है, तो क्योंकि कभी कभी हम जैसे गुरुओं के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बच्चा क्लास 2 से सीख रहा है, हाई स्कूल आया और उसका छूट गया, अब उसके ऊपर जो 8 साल हमने मेहनत करी वो एकदम से ज़ाया हो गई, और उसने उस तरह से उसको कैरियर नहीं लिया। लेकिन हमारा इंटेंशन तो वही था कि भाई वो बच्चा सचमुच में, तो अब मैं बहुत यहाँ ऐसे ही लोगों को कि भाई तुमको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तब तो भाई इतनी मेहनत तुम हमारी भी लो और अपना खुद भी करो, और माँ बाप का समय भी मत वेस्ट करो। तो वही कि फोकस्ड होके जो आएगा, तो उसके लिए हम लोग का गुरुकुल का वो, क्योंकि ऐसा संगीत विद्यालय या ऐसा संगीत की जगह, स्थान, ऐसा गुरुकुल होने की इस वक्त आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में। आपको लग रहा है कि जो आज की पीढ़ी है वो भी कथक को पसंद कर रही है? बिल्कुल, बल्कि अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं लोग, जैसे कि पहले नहीं थे, क्योंकि अब इतने ज़्यादा मंच हो गए हैं, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हो गई हैं, इतने ज़्यादा आप देखिए तो टीवी चैनल्स, अभी तो आप फेसबुक लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, भले ही वो उस तरह से उस तालीम को लेना एक मुश्किल है जो जिस दौर से हम लोग गुजर के आए हैं, या शायद हमारे भी पहले वाली जो पीढ़ियां थी, उन लोगों ने तो सचमुच में वो 20-20 साल 25-25 साल साधनाएं करी हैं, और हमें भी आज भी यही लगता है कि हम सिर्फ अपने गुरु के एक अच्छे शिष्य हैं। लेकिन आज के जो बच्चे आ रहे हैं, जनरेशन आ रहे हैं, उनको चाहिए बहुत जल्दी, उनको लगता है ये कोई कोर्स है, ये कोर्स नहीं है जो 2 साल या 3 साल में खत्म हो जाएगा, ये तो एक अनवरत साधना है, ये जन्म जन्मांतर भी चल सकती है। और तभी कोई भीमसेन जोशी या पंडित बिरजू महाराज बनता है जब वो साधना में अनवरत, वो 3 साल के थे तब से उस संगीत में थे, और शायद जब तक चले नहीं गए तब तक वो शिष्य रहे। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, उनको ग्रहण किया है, तो हम समझ सकते हैं कि वो साधना खत्म तो देखिए कभी नहीं होती है। बाकी ये ज़रूर है कि हम जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके बीच में आप बेहतर हो सकते हैं, फिर और बेहतर। आपको अपनी जर्नी रोकनी नहीं है, बस इतना समझना है आज के शिष्यों को। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, कुछ जो सम्मान का जिक्र करना चाहती हूँ? सम्मान क्या ही बताएं। हाँ, संगीत नाटक अकेडमी जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो मुझे मिला है। श्रृंगार मणि, बिंदादीन अवार्ड, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, इस तरीके से 200-400 लगे हुए हैं। लेकिन सम्मान तो हम लोग का मनोबल बढ़ाता है, तो जब भी कोई सम्मान मिलता है तो बट ऑब्वियस कलाकार के लिए वो एक सीढ़ी, एक मनोबल का काम करता है। और तो ये तो मिलते ही रहना चाहिए कलाकारों को। जब आपने शुरू किया था तब एक तरीके से देखे तो जो पुरुष गुरु थे उनका वर्चस्व था कथक के क्षेत्र में, फिर आप लोगों ने एक स्थान बनाना शुरू किया, क्या कोई कठिनाई आई किसी तरीके की? पहले एक्चुअली वो उस वक्त की बात है जब महिलाएं
बहुत ज़्यादा नृत्य में नहीं आती थी। और उस वक्त सितारा देवी पहली महिला हुई जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर तक छोड़ दिया था और बम्बई जैसे जगह पे जाके स्थान बनाया था। तो बट ऑब्वियस कि उस वक्त बहुत मुश्किल था, क्योंकि अपने घर की ही महिलाओं को उस वक्त, क्योंकि एक दूसरी प्रथा के तहत ऐसा नहीं है कि वो महिलाओं को, कि उस वक्त महिलाओं को आगे बढ़ाया ही नहीं जाता था, वो घर गृहस्थी तक ही समेट के रह जाती थी। उसके बाद दौर आया, जैसे जैसे दौर बदला, जैसे जैसे स्थितियाँ बदली, उस तरह से जब अच्छे गुरुओं को जब लगा कि ये तो असली में तो ये मतलब स्त्री के लिए ही एक जो सुंदरता है लाश से है, वो तो स्त्री के लिए ही है। तो वो धीरे धीरे फिर कन्वर्ट हुआ, दिमाग बदले, गुरु शिष्यों में ज़्यादा लड़कियां होने लगी और जैसे धीरे धीरे लड़कियां बढ़ने लगी तो वो लड़कियों तक ज़्यादा जागरूक हो, मतलब बढ़ा, और जब बढ़ा तो वो समाज तक पहुंचा। अब देखिए तो आप 80% लड़कियां ही होंगी, अब पुरुष नर्तक कम मिलेंगे। तो क्योंकि वो एक महाराज लोगों का एक जो फैमिली रहा या उनका वर्चस्व रहा, फैमिली रही, तो उनको उस वक्त तक महिलाओं का उतना ज़्यादा वो नहीं था, तो वो धीरे धीरे तब पुरुष बढ़ रहे थे। लेकिन जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी तो नृत्य तो क्षेत्र ही महिलाओं का है। तो क्योंकि देखिए आप हीरोइनें भी कहाँ पहले, अगर आप याद हो पहले मेल आर्टिस्ट ज़्यादा होते थे। हीरोइनें भी बहुत उस घर से जाती थी जो बड़ा बगावत करके जाएंगी। अभी तो आप कोई भी लड़की जाना चाहे तो हीरोइन बनने के लिए वहाँ पे कोई ऐसा मार्केट खुला हुआ है, कोई आपने बगावत करके ही शुरू किया? नहीं, बगावत ज़रूर करनी पड़ी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब मेरे पिताजी उनके समझ लीजिए शायद उनकी मृत्यु से 10-15 दिन पहले उन्होंने खुद गुरुजी को कहा था कि अब ये आपकी हो गई है। अच्छा। अब इसको आप जैसे बढ़ाना चाहें, जैसे करना चाहें, क्यों शायद उनको कुछ दिखा हो या कुछ विश्वास जगा हो। क्योंकि एक होता है ना कि अंत में जो एक विश्वास जगने की बात होती है, पहले तो वो बहुत विरोध करते थे, हमेशा कहते थे कि अरे ठाकुरों की लड़कियां नाचेगी। हमने कहा अरे ठीक है नाटक, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसे नहीं थे कि वो वैसे कट्टर ठाकुर हो, बस ये था कि नाच से उनका रिश्ता नहीं था, वो ऐसे थे कि एक मानसिकता दोस्त जैसे थे। तो हम लोगों के बीच में एक बड़ा फ्रेंडली एक माहौल था उस जमाने में, मतलब मेरे पिताजी के और हमारे बीच में उस ज़माने में हम लोगों की एक बहुत फ्रेंडली वाली दोस्ती थी। तो वो क्योंकि वो वही माँ थे वही पिता थे, तो वो फिर जाते जाते वो हमें वो उस चीज़ के लिए समझिए एक हामी भर के कुछ आपके और शौक हैं, हॉबीज़ हैं? हाँ, मैं थोड़ा गाने का शौक़ रखती हूँ, कविताओं को लिखने का शौक़ रखती हूँ, गज़लों को, क्योंकि मेरे नाना जी भी पोएट थे। अच्छा। और विकल गोंडवी जी के नाम से उनकी कविताएं आती थी। तो मुझे लगता है कि कहीं शायद उनसे थोड़ा सा पढ़ने का, लिखने का, गाने का, बैडमिंटन खेलने का और खाली टाइम पे अभी भी लूडो और क्रिकेट, बचपन के खेल। तो कुछ चलते चलते हमारे दर्शकों से और आप कहना चाहते हैं? बस यही कि आप पहले तो आपका बहुत प्रयास सराहनीय है, जो इस तरह से आप जो चीज़ें हैं, जो हमारे क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है, आप उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले तो बधाई के पात्र आप हैं और आपके सभी दर्शक हैं जो इनको शैलेंद्र जी को सपोर्ट, जैसे हम आज कुछ बोल के बता पा रहे हैं, इसी तरीके से आपके इस चैनल को और आगे बढ़ाया जाए जिससे ये पूरी दुनिया तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अभी साथियों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए और हम आपको ऐसे ही नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया।